बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के जारहाना मूड की। एहतजाज की कॉल कब दी जाएगी और एहतजाज किस नौइयत का होगा। सुहेल अफरीदी के वज़ीर आला पंजाब को लिखे गए ख़त का लफ्ज़ी जवाब आ गया है। तर्जुमान सहाफ़ी धमकी आमेज़ बयानात पर क्यों उतर आए हैं और घर के भेदियों ने नाज़रीन अदलिया का जनाजा कैसे निकाला है, इस पर भी बात करेंगे। मगर पहले जिक्र हो जाए वज़ीर आला का मनसब संभालने के बाद सुहेल अफरीदी ने हर किसी को किस तरह हैरान करके रख दिया है। किसी को नाज़रीन अंदाज़ा नहीं था कि नौजवान सुहेल अफरीदी इतने मैच्योर सियासतदान के तौर पे सामने आएंगे, बल्कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं यहाँ तक कहूँगा कि वो एक मैच्योर सियासतदान से स्टेट्समैन की तरह बिहेव करना शुरू हो गए। वो जिस खूबसूरती से मीडिया का सामना करते हैं और तल्ख सवालों के जिस उम्दगी से जवाब देते हैं, सच्ची बात यह है कि मुझे पहले दिन उनसे क़तई तौर पे ये उम्मीद नहीं थी। और लेकिन वो तो एक पक्के सियासतदान साबित हुए। जो बंदा शुरू में ही मीडिया को इतने कॉन्फिडेंस के साथ फेस कर लेता है, उसमें आखिर कोई तो बात होती है नाज़रीन। उसकी एक मिसाल आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कल इस्लामाबाद के कुछ सीनियर सहाफ़ियों और एंकर पर्सन से मुलाकात की। इस मौके पे हमारे बहुत ही काबिल कदर दोस्त सीनियर सहाफ़ी रऊफ़ क्लासरा साहब ने जो सवाल किया और वज़ीर आला ने जो जवाब दिया वो देखने और सुनने से ताल्लुक़ रखता था। रऊफ़ क्लासरा साहब ने सवाल किया कि केपी में PTI 13 साल से हुकूमत में है, मगर मैं छोटे छोटे पख्तून बच्चों को इस्लामाबाद में इंतहाई सख्त मजदूरी करते हुए देखता हूँ। हुकूमत ने उनकी तालीम के लिए, यानी केपी हुकूमत ने उनकी तालीम के लिए क्यों कुछ नहीं किया। सुहेल अफरीदी ने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया जो तारीख़ में लिखे जाने के काबिल है, सुनहरे लफ्ज़ों से लिखे जाने के काबिल है। सुहेल अफरीदी ने जवाब देते हुए कहा कि अच्छा हुआ ये बच्चे इस्लामाबाद में हैं, बाजौड़ में होते तो किसी स्कूल पर ड्रोन हमले में मारे जाते। फिर सुहेल अफरीदी ने कहा कि वफाक की तरफ खैबर पख्तूनख्वा का 3000 अरब रुपया वाजिबुल अदा है, आप हमें वो ले दें, मैं इन बच्चों के लिए फौरी तौर पर स्कूल बनवा दूंगा। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी के इस जवाब पर मेरे ख्याल में मज़ीद किसी तबसरे की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता एक बात है कि आइंदा जब भी कोई सहाफ़ी सुहेल अफरीदी से मिलने जाए तो वो ज़रा तैयारी और होमवर्क करके जाए, सुहेल अफरीदी को हल्का ना लें। फिर हमारे रऊफ़ क्लासरा भाई ने यह भी कहा कि जी मैंने उनसे ये कहा कि आपने जो वज़ीर आज़म साहब ने आपको मुबारकबाद का फ़ोन किया था, उसके बाद आपने कहा कि जी आप वो जेल में उनको मुलाकात का मौका दे दें, तो आपने उनका जवाब के इंतज़ार किए बग़ैर उनकी ट्रोलिंग शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा जी हाँ, उन्होंने उनकी ग्रेस है कि जी उन्होंने मान ली अपनी क्या गलती है ये। नाज़रीन, मैं पता नहीं उन्होंने अपनी गलती मानी है या नहीं मानी, लेकिन मैं रऊफ़ क्लासरा साहब से सवाल करता हूँ कि क्या ये एक वज़ीर आज़म को ज़ेब देता है कि अपने ख़िलाफ़ 2-4 पोस्ट आने से वो अपना मनसब और उसके तकाज़े भूल जाएं? क्या ये वज़ीर आज़म को ज़ेब देता है? अगर वज़ीर आज़म ने ये कहा था कि मैं बात करता हूँ, पहली बात है कि ये बात करता हूँ, यही ज़ेब देता है। आपने इस पर बात ही नहीं की क्लासरा साहब कि क्या वज़ीर आज़म को ये ज़ेब देता है कि वज़ीर आला उससे कुछ पूछ रहा हो, कहते मैं बात करके बताऊँगा। ये शर्मनाक जुमला था वज़ीर आज़म का, इस पे आपने बात ही नहीं की। दूसरी बात, चले अगर बात करके बताऊंगा, आप कह रहे हैं कि जी आप रिमाइंडर दे देते वज़ीर आला साहब, 2-3 दिन के बाद दोबारा रिमाइंडर दे देते। सर, वज़ीर आज़म साहब से बात की थी, किसी मतलब गली के पान वाले से तो बात नहीं की थी। वज़ीर आज़म साहब का फिर फ़र्ज़ बनता था कि वो बात करके जवाब तो देते। फिर किस अंदाज में वो वज़ीर आज़म है कि जो फिर बिगड़ गए, 2-4 पोस्टें देख के उन्होंने अपना इरादा बदल दिया, अपने फ़राइज़ मनसब ही भूल गए। कितनी अजीब सी बात है। वज़ीर आज़म है, वो गली के कोई छांगे तो नहीं है, 2 लड़ पड़े हैं आपस में। पर मुझे तो उनकी तनकीद समझ नहीं आई। अच्छा नाज़रीन, सहाफ़ियों से मुलाकात में सुहेल अफरीदी ने और भी बहुत सी आम बातें की हैं। उनसे पूछा गया कि आपने एहतजाज के हवाले से कारकुनों की तवक्कुआत इतनी बढ़ा दी हैं और अब आप इस मामले को ठंडा कैसे करेंगे, जिस पर सुहेल अफरीदी ने जवाब दिया कि कारकुनों को ज़्यादा इंतज़ार ही नहीं करना पड़ेगा, ठंडा किस बात का कर रहा है, जल्द सारी सूरत हाल उनके सामने आ जाएगी। उससे अंदाज़ा हुआ कि एहतजाज की कॉल अब ज़्यादा दूर नहीं है। एक सहाफ़ी ने पूछा कि अब की बार भी क्या सिर्फ केपी से लोग निकलेंगे क्योंकि पंजाब से लोग नहीं निकलते, जिस पर सुहेल अफरीदी ने कहा कि पंजाब से लोग निकलते हैं, वो 8 फरवरी को सबसे ज़्यादा तादाद में निकले थे। क्या खूबसूरत जवाब दिया सुहेल अफरीदी ने।
और ज़बरदस्त जवाब दे। उन्होंने कहा जी 8 फरवरी को सबसे ज़्यादा पंजाब में लोग निकले थे, इस वजह से उन पर जबर भी ज़्यादा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार जब कॉल दी जाएगी तो पूरे मुल्क से लोग निकलेंगे। इसके बाद बहुत ही अहम सवाल किया गया, पूछा गया कि इस बार गोली चली तो क्या आप वापस आ जाएंगे? सोहेल अफरीदी ने कहा कि नहीं, इस बार फैसला करके निकलेंगे, आज़ादी या मौत। चे गुवेरा वाला, आज़ादी या मौत, क्लासी जुमला बोला है उन्होंने। गोली चलने पर कोई वापस नहीं आएगा। सोहेल अफरीदी ने कहा आप देख लें कि मैंने हर कानूनी दरवाजे पर दस्तक दे दी है। नाज़रीन, वही जो हम कई दिन से आपको बता रहे हैं कि सोहेल अफरीदी कानून के तमाम तकाजे पूरे करके तमाम हुज्जत कर रहा है, हर जगह खत लिख रहा है, हर दरवाजे को नॉक कर रहा है। वही बात उन्होंने की कल, आप देख लें कि मैंने हर कानूनी दरवाजे पर दस्तक दे दी है, मगर मेरी बात नहीं सुनी जा रही। अब इसके बाद जब मैं एहतजाज की कॉल दूंगा तो फिर आप समेत किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। एक सहाफ़ी ने पूछा कि आप मुक़्तदर कुव्वतों के साथ बातचीत का वही रास्ता निकालेंगे जिस पर अली अमीन गंडापुर अमल पैरा थे? इस पर सोहेल अफरीदी ने कहा जब तक मेरी मुलाकात मेरे लीडर से नहीं कराई जाती मैं तब तक किसी से मिलूंगा ही नहीं। अगला सवाल फिर दोबारा कर लेना, अगली गल बाद च करना, पहले मेरे लीडर नाल तो मैनू मिलाओ। यह भी क्लास का जवाब था। यानी किसी एक सवाल में सोहेल अफरीदी बिदके हुए नजर नहीं आए, घबराए हुए नजर नहीं आए। सोहेल अफरीदी ने सहाफ़ियों से कहा कि हमारे साथ हर सतह पर ज्यादती हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूं और मेरा नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि मेरा नाम चीफ एग्जीक्यूटिव हूं सूबे का और मेरा नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया है, मैं मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। दूसरी तरफ एक वजीर आला एयरफोर्स के तैयारों में गैर मुल्की दौरे फरमा रही हैं। क्या उन्होंने कंपैरिजन किया और क्या मिसाल दी है कि एक वजीर आला का नाम स्टॉप लिस्ट में, दूसरी वजीर आला, दूसरे सूबे की वजीर आला एयरफोर्स के तैयारों में गैर मुल्की सफर कर रही है। कई घंटों पर मुहित मुलाकात में नाज़रीन सोहेल अफरीदी ने सहाफ़ियों के हर सवाल का तसल्ली बख्श जवाब दिया, कमाल जवाब दिया। अच्छा नाज़रीन, सोहेल अफरीदी के मरियम नवाज शरीफ को लिखे जाने वाले ख़त का जवाब आ गया। ये जवाब वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहबा के ज़रिए दिया गया, जिनका कहना यह है कि ख़त लिखने से पहले सोहेल अफरीदी किसी वकील से मशवरा कर लेते तो उन्हें ख़त लिखने की ज़रूरत ही ना पड़ती। अज़मा बुखारी ने कहा कि जेल में मुलाकातों का वज़ीर आला पंजाब से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये जेल अफसरान का काम है कि वो किसी को मिलने दें या ना मिलने दें। मैडम, वज़ीर आला किसी सरकारी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। इनसे भला कोई पूछे कि अगर मैडम वज़ीर आला जेल मामलात में मुदाखलत नहीं करती तो फिर वो किसी एसपी को कैसे ऑर्डर देती हैं कि जी उसको फौरी तौर पे गिरफ्तार कर लो, उसको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लो? फिर वो किसी कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर को ऑर्डर कैसे देती हैं? फिर उनके काम में मुदाखलत क्यों करती हैं? उनको अपना काम करने दें। तो जेल हुकाम जो है वो उनके एक जेल का जो सुपरडेंट है वो दिन दिहाड़े अदालती अहकामात को पाँव की जूती की नोक पे रख रहा है, जूती की नोक पे रख रहा है, तो उस पर वज़ीर आला खामोश है कि वज़ीर आला के अंडर आता है वो। तो ये कैसे क्या बात कर रही हैं अज़मा बुखारी साहब? अच्छा चले उनसे अज़मा बुखारी साहब से यही को पूछ रहे हैं अज़मा बुखारी साहबा से कि जो SHO एजाज जो है वो जेल से दूर नाका लगाकर हर किसी को रोक लेता है। चले मान लिया जेल आपके अंडर नहीं आती, पुलिस तो अंडर है ना, वो किसके मातहत है? उसे हुक्म कहाँ से मिलता है? ये क्या ये SHO किसी को जवाबदेह है? बेहतर होता कि उज़मा बुखारी साहब ये भी बता देती कि उनके मातहत एक SHO कहाँ से हिदायत ले रहा है। उज़मा बुखारी ने यह भी कहा कि मरियम नवाज़ को किसी ख़त का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, यानी पंजाब हुकूमत की जानिब से ये जवाब है कि उन्होंने कोई जवाब नहीं देना। अलबत्ता उज़मा बुखारी ने बढ़ चढ़ कर ताने खूब दिए हैं। उनका कहना यह था कि जिस कैदी से जेल में मिलना चाहते हैं उसे अटैच बाथरूम दे रखा है, इसका जिक्र क्यों नहीं करते? उन्होंने जिक्र इसलिए खत लिखा था। पहली बात यह है, वो बात क्या करे, सवाल गंदम जवाब चना। अब कोई वजीर इत्तलात साहबा को बताए कि 8 बाई 10 के एक सेल में कौन सा अटैच बात है? एक दीवार खड़ी करके 4 फुट की दीवार, 3 फुट की दीवार खड़ी करके उसमें कमोड रखा हुआ है। खुदारा ख़त का जवाब देना है तो दें, नहीं देना तो ना दें, लेकिन हकाइक को इस बेरहमी के साथ मसख तो ना करें खुदा के लिए। नाज़रीन, जुल्म जालिम का हथियार होता है, तो सब्र व शुजाअत
मजलूम का असासा। जालिम असल में बुज़दिल होता है जो तारीकियों को फ़रोग देना चाहता है। जालिम उम्मीद का दुश्मन होता है और वो ना खुद मैदान में आता है और ना ही कोई मैदान सजने देता है, क्योंकि वो जानता है कि जब भी मैदान सजा जालिम नहीं मर्द मैदान कोई और होगा। हमारे यहाँ ये खेल पिछले 3 साल से जारी है। जुल्म का कौन सा हरबा है जो अब तक इस्तेमाल नहीं हुआ? इलेक्शन लूट लिया गया, मुकदमात बनाकर देख लिए गए, सजाएं दे ली, घरों में घुस के बेहुरमतियाँ करके देख ली, कौम के बहादुर रहनुमाओं को जंजीरों में जकड़ दिया गया, सीधी गोलियां मारने का शौक पूरा कर लिया गया, मगर लगता है कि जी अभी भरा नहीं। इदारों के तर्जुमान समझे जाने वाले मोहतरम जनाब हमारे दोस्त मुनीफ फारूक साहब का कहना है कि आगे और भी सख्तियां आने वाली हैं। वो कहते हैं कि ये फैसला कर लिया गया है कि अब पीटीआई को ऐसा नुकसान पहुंचाया जाएगा कि उसका सियासी वजूद बरकरार नहीं रहेगा, यानी पीटीआई का मक्कू ठप्पने का फैसला कर लिया गया है। इस पर नाज़रीन मैं क्या कहूँ, कई बातें जहन में आ रही हैं। पता नहीं मुस्तकबिल से मुतालिक दावे करने वाले माजी को क्यों भूल जाते हैं। हजूर इस दुनिया का मालिक कोई और है। हजूर मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इस दुनिया का मालिक कोई और है। यहां तो मांगने पर मौत भी नहीं मिलती। 4 साल से आप पीटीआई का मक्कू ठप रहे हैं, ठप्पा गया। अगर ऐसा क्या हो गया? मुझे याद है कि 9 अप्रैल 2022 को जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मंजूर हुई तो कहा गया है जी पीटीआई का हमेशा के लिए मक्कू ठप दिया गया है। कहा गया इक़्तिदार के बगैर इमरान खान का नाम लेवा कोई नहीं होगा। ठपा गया मक्कू। हुआ क्या? वो 2 से 10 हो गया। 13 मार्च 2023 को एक बार फिर इमरान खान का मक्खू ठपने का फैसला किया गया। 4000 से ज्यादा पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों ने जमान पार्क को घेरे में ले लिया, इस तरह कि हवा भी नहीं गुजर सकती थी। 36 घंटे इमरान खान के घर पे मुसलसल शेलिंग की गई बगैर वक्फे के। मक्खू ठप लिया था आपने? नहीं हजूर, नहीं ठपा गया था। हमला करने वाले पूरी कौम की बद्दुआओं के हिसार में आ गए थे और अभी तक उसी हिसार में। फिर इमरान खान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में उसका इमरान खान का मक्खू ठपने का फैसला कर लिया गया था। ठप लिया था। बचाने वाला कैसे मारने वालों के इरादों पर हावी है उस दिन पता चल गया था। फिर फैसला हुआ कि जो भी हो अब की बार पक्का पक्का मक्खू ठपा जाएगा और ऐसा हाथ डाला जाएगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। फिर 3 नवंबर 2023 को वजीराबाद में 3 अतराफ से गोलियां चलाई गई। इमरान खान को 4 गोलियां लगी। मक्खू ठप लिया था इमरान खान का, बचाने वाला कोई और था। फिर फरवरी के इलेक्शन में मक्खू ठपने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, क्या कुछ नहीं किया गया। अपनी नजरों में गिरने वाली हर हरकत फरमाई। तब अवाम ने किसका मक्खू ठप्पा था? आपने जिसका मक्खू ठपना था उसका तो नहीं ठपा गया, फिर अवाम ने किसका मक्खू ठप्पा? गौर फरमाइएगा। हजूर तोशाखाना, इद्दत केस, अलकादर ट्रस्ट में सजाएं सुना सुनाकर अगर आप मक्खू नहीं ठप सके तो आप और कौन सा सांप निकालना है वो भी निकाल के देख लें। कोई हसरत दिल में ना रखें। मुनीफ फारूक साहब ने पैगाम दिया है ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल, ये भी कहा कि जी हम उसको पॉलिटिकल कैस्ट्रेट करने का फैसला हो गया। तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकली कैस्ट्रेट करने का फैसला हो गया। इस पर क्या कहूं मेरे प्यारे भाई, जेल में बैठे हुए उस एक शख्स ने पूरे निजाम की कैस्ट्रेशन करके रख दी है। आप किस दुनिया में रहते हैं? पूरे निजाम को कैस्ट्रेट करके रख दिया है। नाज़रीन, वक्त और जमाना बड़े ही बेरहम होते हैं। ये खोटे को खरा नहीं मानते बल्कि खरे को भी खरा मनवाने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है। वक्त हर चेहरे पर पड़ा नकाब उलट देता है। हमारे यहाँ तो कुछ लोग ऐसे बेनकाब हुए हैं कि उनके साथ बड़े बड़े ओहदे और मनसब भी रुसवा हो गए। वक्त अपने सीने में दबे राज उगल देता है और उगल रहा है। यह तारीख का सबक है। जैसे जमीन अपने राज उगल देती है ना, वक्त अपने राज उगल देता है। उसका फरमान यही है कि हमारी अदलिया को सबसे ज्यादा नुकसान 2 लोगों ने पहुंचाया है। एक बुग़्ज़ का मारा हुआ बहरूपिया काजी था। बदकिस्मती से मौजूदा चीफ जस्टिस भी उसी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और उन्होंने इस नक्शे कदम पर चलने का फैसला सोच समझ कर किया था।
अदलिया को कवर करने वाले मुल्क के मायानाज रिपोर्टर, जिनकी मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, बिल्कुल वो गैर जानिबदाराना अंदाज में कोर्ट को कवर करते हैं, मोहतरम जनाब हसनात मलिक साहब। उनका गुज़िश्ता रोज़ मैंने एक क्लिप देखा है, पता नहीं वो पुराना है या नया है, लेकिन जो मालूमात उन्होंने कौम के सामने रखी हैं उसे सुनने के बाद यकीन नहीं आता कि कोई ऐसे भी कर सकता है। हसनात मलिक का कहना यह है कि हुकूमत ने 27वीं तरमीम पार्लियामेंट में लाने से बहुत पहले उसका मुसव्वदा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को पेश किया था। यह मौका था जब चीफ जस्टिस फुल कोर्ट इजलास बुलाते और इस ड्रैकोनियन तरमीम पर इदारा जाती रद्द-ए-अमल देते और अदलिया की तबाही वाली इस तरमीम का रास्ता रोकते। मगर उन्होंने किया क्या? उन्होंने तरमीम का मुसव्वदा पढ़े बगैर ही हुकूमत को वापस भेज दिया और कहा कि हजूर वाला आपका इख्तियार है, आप जो मर्जी तरमीम कर लें, मैं पढ़ता ही नहीं, पढ़े बगैर वापस भेज दिया। और कहीं जो मर्जी तरमीम कर लें, आपका इख्तियार है हजूर, आप नौकर आपके। ये नहीं कहा, उन्होंने कहा जी जो मर्जी तरमीम कर लें, आपका इख्तियार है, जो मर्जी कर लो। फिर जब ये तरमीम मंजूर हुई तो चीफ जस्टिस का किरदार और भी तकलीफदेह हो गया। उन्होंने तरमीम की मंजूरी के बाद फुल कोर्ट इजलास बुलाया, बल्कि जजेस को अपने ही चैम्बर में बुला लिया। हसनात मलिक ने इससे आगे जो कहानी बताई है, यकीन करें वो बयान करने से ही एक तकलीफ महसूस होती है। वो बताते हैं कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने एक फाइल तमाम जजेस के सामने रखी, जिसमें चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस के टाइप शुदा इस्तीफे थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि इदारा जाती रद्द-ए-अमल यही है कि 27वीं तरमीम के बाद मेरे समेत तमाम जजेस इस्तीफ़ा दे दें। हसनात मलिक कहते हैं कि जजेस के लिए एक ट्रैप था कि उन्हें डरा दिया जाए। सब जजेस ने जब ये देखा तो सब बैकफुट पे चले गए, लेकिन वहाँ मौजूद एक जज ने चीफ जस्टिस से कहा कि जिन साथी जजेस ने आपको ख़त लिखे, आपको उन्हें जवाब देना चाहिए था। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं ख़त नहीं, सिर्फ इस्तीफे पढ़ता हूँ। वहाँ मौजूद सलाउद्दीन परोर को लगा कि चीफ जस्टिस का तंज शायद उनके लिए, क्योंकि उन्होंने भी चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था। इस पर जस्टिस सलाउद्दीन ने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, मैं अभी इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ। इस पर चीफ जस्टिस बैकफुट पे चले गए और कहने लगे कि मैंने आपके लिए कुछ नहीं कहा। जब इज्तिमाई इस्तीफ़ों की बात मतलब आई गई हो गई, तो फिर चीफ जस्टिस अपने असल मकसद की तरफ आए और तमाम जजेस के सामने एक करारदाद का मतन रख दिया, जिसमें इस्तीफ़ा देने वाले 2 जजेस की खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के साथ साथ ये भी लिखा हुआ था जी कि पार्लियामेंट को आइन में तरमीम करने का इख्तियार हासिल है, जिसकी हम कदर करते हैं। इस पर जजेस ने कहा कि ये तो 27वीं तरमीम को कबूल करने वाली करारदाद है। इस पर बहुत शोर हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने चीफ जस्टिस का पूरा साथ दिया, 27वीं तरमीम की हिमायत की और डट के की, मगर ज़्यादातर जजेस की मुखालफत की वजह से करारदाद मंजूर कराने का ख्याल जो है वो तरक कर दिया गया। नाज़रीन, ये हसनात मलिक साहब की स्टोरी है, मैंने आपके सामने बयान कर दी है। ये स्टोरी जानने के बाद परेशानी है, इज़्तिराब है, एक बिल्कुल एक बात वाज़े हो गई है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ की लड़ाई अभी बहुत लंबी है। अदलिया में गलीज़ काजी ने जो बीज बोए हैं वो जड़ें पकड़ चुके हैं। इसलिए यही कहा जा सकता है, दुआ की जा सकती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी अदलिया पे, हमारे वतन पे, हमारे अवाम पे, हमारे हाल पे रहम फरमाए। नाज़रीन, आखिर में आतिफ जावेद आतिफ के कुछ अशार आपकी नज़र। चराग ज़ोमे वफ़ा में जलते हुए थपेड़ों की जद में आए, चराग ज़ोमे वफ़ा में जलते हुए थपेड़ों की जद में आए, मिजाज रखते थे जुगनुओं का सो हम सवेरों की जद में आए। हमारी आंखों का मसला भी निज़ाम शमसी से कम नहीं है, हमारी आंखों का मसला भी निज़ाम शमसी से कम नहीं है। जो ख्वाब महवर से हट के देखे थे सब अंधेरों की जद में आए। ज़मीन ज़ेवर मकान गिरवी, गरीब हारी की जान गिरवी, ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम होकर जो इन वडेरों की जद में आए। रफूगरों ने शिकम की खातिर वतन की चादर को छेद डाला कि हम लुटेरों से बच के निकले तो फिर लुटेरों की जद में आए। रफूगरों ने शिकम की खातिर वतन की चादर को छेद डाला कि हम लुटेरों से बच के निकले तो फिर लुटेरों की जद में आए।
अब आस्तीनों में पलने वाले जो फन उठाएं तो सर को चल दो, ये नाग फितरत का जहर उगलेंगे जब सपेरों की जद में आए। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।